हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। देखिए, आज के इस वीडियो में हम साइंस और टेक्नोलॉजी के जितने भी अभी तक HCS के PYQ पूछे गए हैं एग्जाम्स में उन सभी को कवर करेंगे। और इससे पहले हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और हरियाणा जी के 4 सब्जेक्ट्स को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाके ज़रूर से देखिए और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आदित्य L1 अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी विद 7 पेलोड्स डिजाइन टू स्टडी द सन। देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आदित्य L1 मिशन है ये इसरो के द्वारा प्लान किया गया था। इसरो ने इसे लॉन्च किया था इन 2023 टू स्टडी द सरफेस ऑफ द सन, यानी सन का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से कौन कौन सी रेडिएशंस निकल रही हैं, किस तरह का बिहेवियर सन शो करता है, उन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। अगर आपको पता हो, हिंदी में सन को एक आप पर्यायवाची बोल सकते हैं, उसको आदित्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो आदित्य L1 मिशन है वो सन से रिलेटेड है और इस वाला जो मिशन था इसमें टोटल 7 पेलोड्स को इंक्लूड किया गया था। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, द VELC विल टेक इमेजेस ऑफ सन एटमॉस्फेयर द कोरोना एट हाई रेजोल्यूशन एंड टाइम सिडेंसेस। देखिए, जो ये VELC है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। यानी ये जो कोरोना है ये अर्थ जो सन है उसकी आउटर लेयर है। सबसे जो आउटर लेयर है सन की भी देखिए डिफरेंट लेयर हैं। सन का भी एक कोर है जहाँ पे फ्यूजन जो रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, देखिए अपने फिजन के बारे में तो पढ़ा होगा, बट फ्यूजन रिएक्शन है जब 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो केमिकल रिएक्शन होती है और इसे परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं। और सन के कोर में ये जो प्रोसेस है ये कॉन्टीन्यूसली चल ही रही है। अगर हम बात करें तो सन के पास टोटल 92% हाइड्रोजन है और 8% है वो हीलियम है। ठीक है, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो कोरोना है वो जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम यहाँ पे कोरोना कहते हैं, जहाँ से सोलर फ्लेयर्स निकलती हुई दिखाई देती हैं, जहाँ से सोलर विंड्स निकलती हैं जो कि चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करते हैं। अब देखिए, हम सन को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो उसका जो इम्पैक्ट है अर्थ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा है ना। तो इसीलिए ये जो मिशन था स्पेसिफिकली सन को स्टडी करने के लिए इसरो ने डिज़ाइन किया था। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, आदित्य L1 कैरीज एन अल्ट्रा वायलेट इमेजर, 3 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर एंड 4 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर प्लाज्मा पैरामीटर्स। ठीक है, देखिए प्लाज्मा पैरामीटर्स हम किसे कह रहे हैं, जब सन में यहाँ पे जो सन में जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, तो वहीं पर एक कोरोनल मास इजेक्शन का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इस कोरोनल मास इजेक्शन फिनोमिना में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा आप समझ सकते हैं, प्लाज्मा हम किस चीज़ को कह रहे हैं। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर्स को पढ़ा होगा ना, 3 स्टेट ऑफ मैटर जनरली जो आप बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं 3 स्टेज ऑफ मैटर्स को पढ़ाया जाता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट प्लाज्मा भी एक स्टेट है मैटर की। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं 4th स्टेज ऑफ मैटर हम इसे कंसीडर करते हैं प्लाज्मा को। ठीक है, तो उस तरह के फॉर्म में यहाँ से हमें रेडिएशन एमिट होती हुई दिखाई देती हैं। तो उनको स्टडी करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक अल्ट्रा वायलेट इमेजर हमने यहाँ पे लगाया है और 4 इन सीटू इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे जो लगाए जा रहे हैं। बट देखिए यहाँ पे जो पूरा प्रॉपर है कि ये जो गलत है यहाँ पे ना, अल्ट्रा वायलेट इमेजेस नहीं बल्कि एक विजिबल कोरोनाग्राफ यानी VELC को यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। अल्ट्रा वायलेट इमेजर नहीं है, वो विजिबल कोरोनोग्राफ है। ठीक है, उसके अलावा जो UV अल्ट्रा वायलेट इमेजर है वो टेलीस्कोप है जिसको सूट्स बोलते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सूट्स। ठीक है, इसके अलावा 3 एक्सरे जो स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे लगे, 3 एक्सरेज नहीं है बल्कि एक ही एक्सरे है। ठीक है, ओनली वन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। तो इसीलिए जो ये वाली स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे भी डिफरेंट एक तो सोलर ऑब्जर्वेटरी दी गई हैं, क्रेस्ट आपको बताया गया, तो हमें बताना है कि ये सारी ऑब्जर्वेटरी हैं, रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं जो डिफरेंट जगहों पे लोकेटेड हैं। तो किसकी जो कौन सी जो ऑब्जर्वेटरी है वो सही लोकेटेड है, करेक्टली मैच है। क्रेस्ट इज सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है क्रेस्ट की। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये इन्होंने लिखा हुआ है होस्कोते कहाँ पे है? होस्कोते इज इन बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर के पास है। तो ये वाली जो फर्स्ट पेयर है करेक्टली मैच है। सेकंड जो है सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर है? कोडाईकनाल। अगर आपने कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी के बारे में सुना है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो और इंडिया में ही ये तीनों ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है और ये भी करेक्टली मैच है यहाँ पर। फिर थर्ड है जो रेडियो ऑब्जर्वेटरी है वो कहाँ पर है? गौरीबिदनूर जो ऑब्जर्वेटरी है कर्नाटका में सिचुएटेड है। ठीक है, कर्नाटका में। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों ही जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे डिजीज़ बताई गई हैं और वो डिजीज़ किस वायरस से या बैक्टीरिया से यहाँ पे स्प्रेड हो रही है। पूछा गया है डेंगू, या जिसको डेंगी भी बोलते हैं, कोज्ड बाय मॉस्किटो एंड स्प्रेड थ्रू ब्लड। देखिए ये जो डेंगी है, अगर आपको पता हो, ये मॉस्किटो से नहीं होती बल्कि एक वायरस से होती है। ठीक है, जो स्प्रेड मॉस्किटो के थ्रू होता है, जिसे हम एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट जो पेयर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है टाइफाइड कॉज बाय बैक्टीरिया एंड स्प्रेड थ्रू वाटर। तो ये जो यहाँ पे जो पेयर है या स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो टाइफाइड है वो एक बैक्टीरिया से होता है जिसे सैल्मोना टाइफी बोला जाता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। देखिए नाम से भी आप समझ पा रहे हैं, इसके नाम में ही टाइफी आ रहा है, इससे टाइफाइड होता है। अगर आपको यहाँ पे हो सकता है कई बार आपको बैक्टीरिया दे दिया जाए और पूछा जाए इस बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज़ होती है ना, तो इसको आप याद रखिए यहाँ पे। सेकंड जो है पेयर बिल्कुल करेक्ट है। फिर है रिंग वॉर्म कोज्ड बाय फंगस एंड स्प्रेड थ्रू वॉर्म्स। देखिए जो रिंग वॉर्म है वो फंगस से होता है, लेकिन वो वॉर्म के थ्रू स्प्रेड नहीं होता बल्कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से स्प्रेड होता है। इस तरह का जो कोज फंगस से कोज होता है, और अगर वॉर्म मतलब कोई मीडियम, दूसरा हमें मीडियम नहीं चाहिए स्प्रेड होने के लिए, बल्कि फंगस अगर आप डायरेक्टली किसी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जिसको रिंग वॉर्म हुआ है, तो डायरेक्टली कांटेक्ट से भी ये यहाँ पे फैलता है, वॉर्म से नहीं फैलता है। तो जो थर्ड पेयर है सॉरी वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो करेक्ट हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायबिटीज़। अब देखिए आपको बता दें, रिसेंटली अगर आप न्यूज़ को फॉलो करें तो इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गया है। ये वर्ल्ड है WHO के अकॉर्डिंग इंडिया बन गया है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, समझ सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ वाली डिजीज़ है पिछले साल मतलब काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, और इस साल भी काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको आप अच्छे से ही प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट इज़ कोज्ड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय पेनक्रियास। नहीं, ओवर सिक्रीशन नहीं, बल्कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आपके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है, ना कि ओवर सिक्रीशन होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, द ग्लूकोज लेवल इंक्रीज इन द ब्लड। देखिए ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं, यानी जो फिल्ट्रेशन का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है ढंग से, इसीलिए यहाँ पे जो बोलते हैं कि जो फिर ग्लूकोज है वो ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है, यानी शुगर लेवल स्पाइक्स होने लगते हैं, तो इसीलिए उससे डायबिटीज़ हो जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, द पेशेंट यूरिनेट फ्रीक्वेंटली लूजेज वेट एंड बिकम लेथार्जिक। ये जो तीनों ही जो सिम्टम्स यहाँ पे दिखाए गए हैं डायबिटीज़ का, अगर कोई पेशेंट है तीनों ही सिम्टम्स को शो करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से देखेंगे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल्स। ये आपका सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
ब्लड वेसल्स के बारे में। द ब्लड आर्टरीज हैव थिक एंड रिजिड वॉल, बिल्कुल करेक्ट है। जो ब्लड की आर्टरीज होती हैं वो थिक होती हैं और उनकी जो वॉल्स हैं काफ़ी रिजिड होती हैं। ठीक है, फिर है सेकेंड स्टेटमेंट, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स अंडर हाई प्रेशर। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से लेकर वेरियस ऑर्गन्स तक बॉडी में पहुंचाती हैं अंडर हाई प्रेशर। देखिए जो आपका हार्ट है ना वो क्या कहते हैं, प्योरीफाई नहीं कर रहा है ब्लड को, हार्ट सिर्फ ब्लड को पंप कर रहा है। यानी वो डिफरेंट जैसे हार्ट पंप करता है तो ब्लड को वहाँ से बाहर की तरफ पुश कर रहा है, वो एक प्रेशर लगा रहा है उसके, जिससे क्या हो रहा है, ब्लड डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन से वहाँ पे चला जाता है। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाइड्रोजन इज कंसीडर एज अ क्लीन ऑटोमोबाइल फ्यूल फॉर फ्यूचर। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हाइड्रोजन को एक क्लीन फ्यूल माना जाता है, तभी तो अभी आने वाले टाइम में हम, बट ये हाइड्रोजन है ना बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने हाइड्रोजन, अगर कोई बाइक में किसी में हम ऐसा फ्यूल हाइड्रोजन को यूज़ कर ले और कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन हो जाएगा, एकदम फट जाएगी वो चीज़ें, है ना। तो इसलिए अभी हम हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल तो है फॉर फ्यूचर के लिए, अभी तक हम वो टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं कर पाए कि हम हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कैसे करेंगे, ताकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो उस टाइम पे इतने बड़े एक्सप्लोजन से बचा जा सके। ठीक है, उसके अलावा स्टेटमेंट 2 की बात करें, अगर आपने सुना हो जो बम वगैरह जो जब एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉम्ब, अगर आपने नाम सुना, इस तरह के बॉम्ब को यूज़ करके डिज़ास्ट्रस जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम एक टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें कि जो हाइड्रोजन को सेफली स्टोर कर पाए, तब हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर पाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। बताइए आप क्या बता पा रहे हैं, क्या है या नहीं। देखिए अभी रिसेंटली पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सन के अंदर, सन तो अर्थ से काफ़ी बड़ा है, सन के अंदर भी 92% तक क्या है, हाइड्रोजन है ना। तो आप समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एक अबंडेंट अमाउंट में यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, बट क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। अगर हाइड्रोजन अबंडेंट में है तो क्या उससे क्लीन फ्यूल का क्या मतलब है, नहीं, वो तो हम अभी टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं कर पाए। यानी दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, बट जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे हमें एक प्रोसेस का नाम दिया गया है और फिर उस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है, तो हमें बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है कौन सा नहीं। गिनिंग इज अ प्रोसेस सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स। अगर आपने ये एनसीईआरटी के ही आई थिंक किसी चैप्टर में भी ये गिवन है कि इस तरह के प्रोसेसेस, अगर हमें कपड़ा बनाने या फिर जैसे फाइबर्स बनाने में कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज़ होती हैं। सबसे पहले कॉटन को उगाया जाता है ना, फिर उसे सेपरेट किया जाता है, फिर गिनिंग की प्रोसेस के थ्रू जो कॉटन के फाइबर्स हैं उन्हें सीड से अलग किया जाता है। तो ये जो फर्स्ट वाली जो पेयर है यहाँ पे करेक्टली मैच है। सेकेंड है वीविंग। वीविंग इज मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। देखिए फाइबर से यार्न बनाने को स्पिनिंग कहा जाता है, वीविंग नहीं कहता। अगर हम यार्न से फाइबर बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ठीक है, स्पिनिंग, यहाँ पे एक जो इंस्ट्रूमेंट है या पुराने टाइम में चरखा को यूज़ करके स्पिनिंग उसको घुमाया जाता था, यानी स्पिन करता था वो, उस तरह से हम यार्न से फिर फाइबर बनाते थे। ठीक है, जो बट वीविंग की प्रोसेस है वो फैब्रिक फ्रॉम यार्न से फिर जो फैब्रिक बनता है उस प्रोसेस को हम वीविंग कहते हैं। यानी अगर हम एक सीक्वेंस में देखें, सबसे पहले गिनिंग की प्रोसेस आएगी, ठीक है, उसके बाद फिर स्पिनिंग आ रही है, यानी पहले हमने सीड्स को सेपरेट कर लिया है, फिर हमने क्या किया है, जो हमारे पास फाइबर है उससे हमने यार्न बनाया है, फिर यार्न से अब हम जब फैब्रिक बनाएंगे तब उसे हम वीविंग कहेंगे। ठीक है, यार्न से फैब्रिक बनाने की प्रोसेस इज योर वीविंग प्रोसेस।
फिर है पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर मेल्ट ऑन कैचिंग फायर एंड स्टिक टू द बॉडी। अगर आपने पॉलिएस्टर का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो एक सिंथेटिक फाइबर है, और जब वो मेल्ट हो जाता है ना तो वो एक स्टिकी सा जो कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करता है, उसमें से ब्लैक कार्बन भी एमिट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आपने किचन में काम करते हैं, ज़्यादातर यही लोग यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, तो ज़्यादातर अगर आप किचन में काम करें या फिर बाहर भी, और अगर आपने पॉलिएस्टर्स के कपड़े पहने हुए हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, जो कि और सीवियर बर्न्स को कॉज कर सकते हैं, है ना। तो जो थर्ड पेयर है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड तो यहाँ पे इनकरेक्ट था। अगर हम देखेंगे कौन सा पेयर, कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो 2 पेयर करेक्टली मैच है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इफेक्ट ऑफ एन आंट बाइट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग कैलेमाइन सोल्यूशन। देखिए, जब भी कोई आंट बाइट करती है तो उसमें जो उनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। देखिए, आंट्स में ना फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब वो बाइट करती है ना तो फिर उस जगह पे काफ़ी इरिटेशन होने लगती है। तो अगर हम उस चीज़ को हमें न्यूट्रलाइज करना है तो हम कैलेमाइन सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। कैलेमाइन क्या है, एक बेसिक सोल्यूशन है। अब फॉर्मिक एसिड है और कैलेमाइन एक बेसिक सोल्यूशन है, तो ये दोनों मिलकर क्या न्यूट्रलाइज कर देते हैं उस इफेक्ट को, और इरिटेशन और जो जलन है वो कम हो जाती है, ठीक है। कैलेमाइन सोल्यूशन कंटेन जिंक कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है ना, कि अगर हम जब ये सोल्यूशन को अप्लाई कर रहे हैं तो इरिटेशन कम कैसे हो जा रही है, क्योंकि एसिड और बेस मिलके न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे बताया गया कि प्लेन मिरर है तो इमेज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अगर प्लेन मिरर में आप अपने आप को देख रहे हैं तो जो आपकी इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी जो आपका साइज है। ये जो पेयर है करेक्टली मैच है ना। ये हमने पढ़ा है, आप सबने पढ़ा होगा जब आपने चैप्टर किया होगा। सेकंड है कनकेव मिरर, रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। अगर आपको बताओ जो रियर व्यू मिरर यानी देखने के लिए जो व्हीकल्स में यूज़ होता है तो कौन सा मिरर होता है, वो कनकेव नहीं बल्कि कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है उस जगह पे ना, नॉट कनकेव, कन्वेक्स। तो सेकंड जो पेयर है वो इनकरेक्ट है। थर्ड है फिर कॉन्वेक्स मिरर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पे ये अपोजिट है। यहाँ पे डेंटिस्ट जो है वो कनकेव मिरर को यूज़ करते हैं टू गेट अ मैग्नीफाइड और अपराइट इमेज, है ना। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच पेयर है वो सिर्फ एक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यहाँ पे क्विक लाइम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पे एक केमिकल कंपाउंड आपको दिया गया, आपको बताना है किस चीज़ में से यूज़ किया जाता है। जो क्विक लाइम है, अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो CaONe, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है इसे। क्विक लाइम को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका जो यूज़ किया जाता है वो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है स्लैग्ड लाइम। देखिए, स्लैग्ड लाइम प्रिपरेशन ऑफ सोप। देखिए, जो स्लैग्ड लाइम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सोप्स को बनाने में नहीं यूज़ किया जाता है, बल्कि इसे एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं। अब ब्लीचिंग एजेंट है तो सोप में वो यूज़ नहीं हो सकता। सोप्स को बनाने के मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है, यानी NaOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो जो सेकंड पेयर है वो तो इनकरेक्टली मैच हो जाएगा। थर्ड पेयर है प्लास्टर ऑफ पेरिस मेकिंग टॉयज। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो वो होता है CaSO4 डॉट में हाफ H2O। इससे हम इसका यूज़ करके हम टॉयज़ बना सकते हैं। अगर आपने देखा हो, आपने कई बार अगर देखा हो तो वाइट कलर के स्टैचूज़ जो बहुत खूबसूरत लगते हैं ना, हमें लगता है कि वाइट मार्बल से बने हुए हैं, बट वो वाइट मार्बल नहीं होता। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो होता वाइट कलर का बट एकदम चूने की तरह, मतलब इतना ज़्यादा आप बोलेंगे उसको सॉलिड फॉर्म में होता है वो, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होता है बट रिजिड नहीं होता इतना। उसको आप ईजिली कट करके या फिर हाथों से भी मोल्ड करके आप स्कल्पचर्स, टॉयज़, इन सभी तरह से उसको बना सकते हैं। तो जो थर्ड पेयर है वो यहाँ पे करेक्टली मैच है। अगर हम देखें कितने पेयर करेक्टली मैच है तो 2, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेक फ्यू ड्रॉप्स of onion juice, dilute vanilla essence and clove oil in their differentiate test tubes and consider the following statements। अब देखिए ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। आपको कुछ कंडीशन दी है कि आपको अनियन का जूस लेना है, फिर उसे डाइल्यूट करना है, मतलब उसमें मिक्स करना है। और अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं अनियन जूस को वेनिला से, तो यहाँ पे जो वेनिला एसेंस है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। एसेंस विद क्लोव ऑयल, और उसमें हम क्लोव ऑयल को भी ऐड कर रहे हैं। तो फिर हमें बताना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या क्या जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है कि उनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो हो सकती है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ अनियन वैनिशेस अपॉन एडिशन ऑफ NaOH, हाउएवर इट परसिस्ट विद HCl। देखिए अगर हम अनियन में ना जो अनियन में जो जिसमें हमें ये स्मेल आती है, या फिर आप बोल सकते हैं जिससे जब प्याज काटते टाइम आंसू आने लगते हैं, तो वो एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है। और NaOH क्या है, बेस, यानी जब एसिड और बेस मिलेंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम NaOH को ऐड करेंगे तो वो बेसिक है, अगर हम बेस को ऐड करेंगे एसिड में तो वो न्यूट्रलाइज होगा। बट अगर एसिड और एसिड को ऐड करेंगे तो तब वो जो स्मेल आ रही है वो वहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ वनीला इज लॉस्ट अपॉन एडिशन ऑफ HCl, हाउएवर इट परसिस्ट विद NaOH। देखिए वनीला बिहेव लाइक अनियन, इट स्मेल डिसअपेयर इन बेसिक। देखिए बेसिक सोल्यूशन में तो स्मेल डिसअपेयर होगी, बट HCl के साथ नहीं होगी। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। अभी हमने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला तो उसमें देखा था ना हमने कि एसिड और बेस ही न्यूट्रलाइज कर पाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल इज लॉस्ट अपॉन एडिशन ऑफ NaOH इन इट। अगर जो क्लोव ऑयल है उसकी जो स्मेल है, अगर हम NaOH उसमें ऐड करेंगे तो वो भी यहाँ पे क्या होगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्योंकि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है क्लोव ऑयल वो एक एसिड का काम करता है, और उसको हम बेस के साथ मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेनली आपको ना केमिकल्स की जानकारी थोड़ी सी होनी ज़रूरी है। अगर आप बेसिक चीज़ें भी रख लेंगे ना कि कौन कौन से मेजर एसिड्स हैं, कौन कौन से बेस हैं, अगर आपको इतना भी पता है तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक बता सकती हूँ। नॉर्मली जिनके पीछे OH लिखा होगा ना वो बेस होते हैं, ठीक है। जैसे NaOH हो गया, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई और ऐसे बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जैसे CaOH हो गया, ठीक है। तो जिनके पीछे OH होता है वो जनरली बेस का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ जो मेजर एसिड जो ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया जिसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, फिर HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह के आपके एसिड्स हो गए जो मेजरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी दो स्टेटमेंट करेक्ट है और एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर लाई इन द रेंज ऑफ 6 to 7 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। देखिए ये इसमें ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपकी एसिड रेन होती है ना उसका pH किस रेंज में लाई करेगा, आपके एसिड वाली रेंज में लाई करेगा। लेकिन जो 6 to 7 pH है ना ये आपके नॉर्मल वाटर का pH होता है। एसिड रेन का जो pH होता है वो 5 तक भी होता है, 4 से लेके 5 के बीच में होता है। एसिड रेन का जो अगर हम pH की बात करें तो वो 4 to 5 के बीच में होता है, ठीक है। और ये 6 to 7 ही आपके नॉर्मल वाटर का pH इतना ही होता है, 6 to 7 के बीच में। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट है जो टूथ इनेमल स्टार्ट्स टू कोरोड व्हेन pH ऑफ माउथ इज ग्रेटर देन 7। देखिए जो टूथ इनेमल है वो इरोड होने लगता है अगर उसका जो माउथ का pH है ग्रेटर देन 7 हो जाए। देखिए 7 क्या आपका न्यूट्रल, एक आप बोल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट है। अगर आप इस 7 से आगे जाएंगे तो वो एक बेसिक सोल्यूशन की तरह बढ़ने, और बेस जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे कोरोजन नहीं होता। एसिड्स मेनली आपके कोरोजन को कोज करते हैं जो आपका टूथ इनेमल होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। पर अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि 7 से कम हो गया, मान ली 6 हो गया या 5 हो गया, तब आपका इनेमल इरोड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तब आपके जो माउथ है वहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आप याद रखिए। थर्ड जो स्टेटमेंट है, अंडर एसिडिक कंडीशन फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम।
अब देखिए यहाँ पे एक ही कंसेप्ट चल रहा है कि एसिड है एक बेस है, दोनों को मिलाएंगे न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अगर एसिड प्रेजेंट है तो वहाँ पे कोरोजन होगा, अगर बेसिक कंडीशन है तो कोरोजन नहीं होगा। ये हमने 4-5 क्वेश्चन में लगातार देख लिया है। अब जो फार्मर्स, कई बार क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा अगर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वाले जो रीजन है, इनकी सोइल ना एसिडिक हो गई है ना, कि क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन है, जब भी एसिड ड्रेन होती है तो सारे वाटर के साथ मिलके जो एसिड है वो सोइल के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो अपर लेयर है उसमें इकट्ठा हो जाता है ना। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्विक लाइम को ऐड किया जाता है। क्विक लाइम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, अभी हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड इज योर क्विक लाइम। तो जब भी हम एसिड और बेस को यूज़ करेंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो सोइल की कंडीशन है बेटर हो जाएंगी फॉर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? टोटल 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर। अब देखिए बेस को ही ना एल्कली, मतलब एल्कली को ही आप बोल सकते हैं, इनका दूसरा नाम है बेस। एग्जाम्पल बात करें, अभी हम इस वाली स्लाइड में एक पढ़ चुके हैं, NaOH है ना, KOH हो सकता है, ये कुछ बेस के एग्जाम्पल हो गए। एल्कलीज को ही हम बेस कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है CaOH2 इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ OH, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली। पर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जिस भी कंपाउंड में आपको OH साथ में दिख जाए तो वो क्या होता है, वो बेस होता है, और बेस को हम एल्कली बोलते हैं। और इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि COH इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कली, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, है ना। देखिए कुछ बेसिक चीज़ों को याद रख के आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं। तो एसिड, अगर आप साइंस यानी जनरल साइंस हम बोल सकते हैं, अगर आप इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए एसिड और बेस वाला कंसेप्ट तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। थर्ड जो स्टेटमेंट है, डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए 2 तरह की प्रोसेस होती हैं। एक होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें क्या होता है हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। एक होती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी जिसमें जो हीट एनर्जी है वो रिलीज होती है। अगर इन्होंने बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ अ बेस इन वाटर, बेस क्या है, न्यूट्रल है, आपका जो H2 है वो न्यूट्रल है, अगर उसमें हम बेस को डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, इस तरह की प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। हाउ मैनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, एसिड लेफ्ट बाय बी स्टिंग ऑफ हनी बी इज HCl। अगर मधुमक्खी आपको काट लेती है तो वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस कर रही है उस टाइम पे, मतलब जो स्टिंग है बी का वो कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? देखिए यहाँ पे HCl लिखा है। देखिए HCl ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अगर HCl उसमें प्रेजेंट होगा तो आपकी स्किन पूरी तरह से जल जाएगी, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, थैंक गॉड HCl प्रेजेंट नहीं होता उसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। ठीक है, अब देखिए क्या कौन से एसिड्स वीक एसिड होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये भी उनके pH पे ही डिपेंड करता है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपके अगर स्किन पे गिर गए ना तो बहुत ही ज़्यादा जला देते हैं उसको, हड्डियाँ तक दिखने लग जाती हैं अगर आपके हाथ पे वो गलती से एसिड गिर गया। ठीक है, बट देखिए कुछ अमाउंट ऑफ एसिड, जो कुछ टाइप ऑफ एसिड हैं जो कि वीक एसिड होते हैं, जो उतना ज़्यादा, कई बार तो आपने सुना होगा कर्ड में भी लैक्टिक एसिड होता है ना। तो कुछ एसिड वीक एसिड है जिनको हम खा भी सकते हैं, तो हमें इम्पैक्ट नहीं करते, बल्कि वो हमारे डाइजेशन में, बाकी चीज़ों में हेल्प करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, उन प्रोसेस को आगे प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पेयर है वो इनकरेक्टली मैच है यहाँ पे। सेकंड अगर बात करें, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस में वहाँ पे H2SO4, क्या सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बने हुए हैं वहाँ पे? देखिए तो H2SO4 कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं है, H2SO4 वहाँ पे प्रेजेंट है, बट जो मेनली है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स हैं, वीनस की जो हम बात कर रहे हैं। तो जो सेकंड जो
पेयर है वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि H2SO4 ही वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंटासिड इज मिथेनोइक एसिड। जो एंटासिड है यानी उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड बोलेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, एंटासिड ये किसको कहा जाता है, ये बेस को ही कहा जा रहा है। अभी हमने एक और नाम देखा था, एल्कली भी हम किसे कह रहे हैं, बेस को ही कह रहे हैं। एंटासिड हम किसे कह रहे हैं, वो भी हम बेस को ही कह रहे हैं। तो ये कोई मिथेनोइक एसिड नहीं है, बल्कि एक बेस की हम यहाँ पे बात करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, है ना, MgOH हो जाए, NaOH हो जाए, उसे हम बोलेंगे कि वो एक एंटासिड है। एक बेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो थर्ड पेयर है वो भी इनकरेक्टली मैच हो जाएगा। तो पूछे गया क्या, कितने पेयर करेक्टली मैच हैं, तो नन ऑफ द पेयर, यानी तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सारे ही इनकरेक्टली मैच हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए अच्छा, टचिंग अ फ्लेम इज एन अर्जेंट dangerous situation and we drag our hand involuntarily. This fast reaction is attributed to which of the following structure of nervous system? कौन कौन से नर्वस सिस्टम में, इसमें कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड है नर्वस सिस्टम में। देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहले तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही आपने आग में हाथ रखा, तुरंत आपका हाथ पीछे हटा लेता है, क्योंकि वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स काम कर रहे होते हैं। फिर आते हैं आपके स्पाइनल कोड इस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स जो इफेक्टिवली ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, इम्पल्स को स्पाइनल कोड से मसल तक लेके जा रहे हैं। इम्पल्स को स्पाइनल कोड से मसल तक लेके जा रहे हैं, ताकि आपकी मसल्स पीछे की तरफ यहाँ पे रिएक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद है इफेक्टर हैं, पर ब्रेन देखिए इस वाली एक्टिविटी में ब्रेन आपका इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आपका ब्रेन सोचेगा अच्छा मैं हाथ हटाऊं ना हटाऊं तब मैं पीछे रिएक्ट करूंगा, नहीं, वो बहुत ही रिफ्लेक्सिव एक्शन होता है। वो सेंसरी ऐसा मोशन है, जैसे कि आपको कुछ गर्म लगा, आपकी स्किन जली तो तुरंत आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल जाता है कि हाथ पीछे कर लो। ठीक है, तो उसे रिफ्लेक्सिव एक्शन बोल रहे हैं, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो अगर आप देखेंगे तो 1, 2 and 4 सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements. Which of the following functions is are influenced by adrenaline? देखिए एड्रेनलिन क्या है, देखिए एड्रेनलिन क्या होता है। एड्रेनलिन एक हार्मोन है, ठीक है, जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड इसे प्रोड्यूस करती है। तो ये जो हार्मोन है ये एक फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स, यानी डेंजर और स्ट्रेस को ये सेंस कर लेता है और उस तरह से यहाँ पे एक्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये हमें बताना है। अगर एड्रेनलिन का इन्फ्लुएंस है, इंक्रीज द हार्ट बीट, तो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही अगर जब भी आपको डर लगता है या आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ से भागना है, क्या करना है, तो आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। ठीक है, सेकेंड है मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स, यानी ब्रेन से, बॉडी से सारी मसल्स, सारी जो है एनर्जी, जो ऑक्सीजन है वो आपकी मसल्स के अंदर आ जाती है कि अब आपको भागना है, तो आप बहुत तेज़ी से भागते हो वहाँ से। ठीक है, फिर बाद में जब एकदम से रुकते हो तो आपको थोड़ा पेन भी फील होता है अपने स्टमक में या फिर आपके पैरों की मसल्स में, है ना। तो ये जो हार्मोन है ये स्ट्रेस हार्मोन या फाइट और फ्लाइट हार्मोन हम इसे बोल सकते हैं, नॉट स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस को ये सेंस कर लेता है, कोई डेंजर है उसे सेंस कर लेता है, और फिर वो आप यहाँ पे जो दो रिस्पॉन्स हैं वो यहाँ पे शो करता है। इंक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू डाइजेस्ट, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम को नहीं करता है अब ये सर्वाइवल मोड में आ गया, तो यहाँ पे आपके जो मसल स्ट्रेंथ है उसको बूस्ट करता है। ब्रीथिंग रेट डिक्लाइन नहीं होता है, बल्कि हार्ट बीट फास्ट होगी तो आप बहुत तेज़ सांस लेने लगते हैं, तो ये अपोजिट रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1 और 2 यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें शो कर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब समझिए एनारोबिक का मतलब क्या है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर कोई कंडीशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो हम बोलेंगे एरोबिक प्रोसेस, और एब्सेंस में हो रही है तो हम उसे बोलते हैं एनारोबिक प्रोसेस। अब एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है इन सेल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होता है,
तो फर्स्ट लिखा है इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन हो सकता है यस यीस्ट और प्लांट के केस में। यीस्ट आप समझते हैं, यीस्ट और प्लांट के केस में जो हम खाने में भी कई बार यूज़ करते हैं ना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं ये। ईट्स और प्लांट्स में हो सकता है। फिर है लैक्टिक एसिड क्या प्रोड्यूस हो सकता है अगर एनारोबिक, तो ह्यूमन सेल्स के अंदर हो सकता है लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर होता है ये। फिर है क्या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, ये भी मोस्टली प्लांट्स में ही हमें प्रोसेस देखने को मिलता है। फिर है एटीपी, इवन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम एटीपी। यस, ये वाली जो कंडीशन है ये अगर आपके भले ही एनारोबिक कंडीशंस हैं तो वहाँ पे भी एटीपी रिलीज होता है। तो अगर हम देखेंगे तो चारों ही स्टेटमेंट मतलब चारों ही चीज़ें यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब फ्रॉम द इनिशियल फिल्टरेशन। देखिए फिल्टरेशन का काम कौन करता है, आपकी किडनीज करती हैं, ठीक है, किडनीज आपके ब्लड हो गया ब्लड को फिल्टर करती हैं और फिर वहाँ से जो भी नॉन एसेंशियल कंपोनेंट या मिनरल्स उसे मिलते हैं वो उसे यूरिन की फॉर्म में बाहर बॉडी से बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे ग्लूकोज लिखा हुआ है, बट इसमें पूछा क्या गया है कि कौन सा है वो सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करती है। देखिए ग्लूकोज को कर लेती है, अगर एमिनो एसिड्स उसे दिखते हैं तो वो उन्हें भी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, सॉल्ट्स हो गए और वाटर हो गए, चारों ही जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। अगर कोई ऐसी कंडीशन उसको लगती है कि ये चीज़ें काम में आ सकती हैं, तो देखिए किडनी फिल्टर यानी फिल्टर लगा के काम करती है। अगर उसने एक बार हटा भी दिया है इन सारे कंपाउंड्स को, जब वो फिल्टर करे तो उन्हें रीअब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 4 चारों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ इन प्लांट्स। ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन है, ये प्लांट की जो हाइट है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट की जो हाइट है उसको बढ़ाने में ग्रोथ हेल्प करता है। फिर है गिबरलिंस किस में हेल्प करता है, स्टेम की हाइट बढ़ाने में, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। तो यानी प्लांट की ग्रोथ में ये हार्मोन भी हेल्प करता है। फिर है साइटोकिन्स क्या हेल्प कर रहा है यहाँ पे, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, साइटोकिन सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो ये भी प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, क्योंकि डिवीजन होके ही जो डिफरेंट ब्रांचेस ट्री की निकल रही हैं ना, वहाँ पे वो उसको ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। फिर है एब्सिसिक एसिड, देखिए एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ प्रमोटर नहीं है बल्कि ग्रोथ इनहिबिटर है। अगर हम देखें कोई प्लांट जो है डोरमेंट ड्वार्फ रह गया है, ठीक है, छोटा रह गया है, कोई भी स्ट्रेस, तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स की तरह ये काम करता है और उससे ग्रोथ उस प्लांट की रुक जाती है। तो ये वाला जो हार्मोन है ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी होगा, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आपने देखा होगा, देखिए जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका हाइट भी डिफरेंट होती है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है ना। तो उस हिसाब से जो ये इंटेस्टाइन है, जो जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो वहाँ पर जो ये इसका साइज़ है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है, ठीक है। फिर सेकेंड है हर्बीवोर्स मेड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, क्योंकि देखिए जो सेल्यूलोज है उसे डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबा होता है, ताकि वो उस प्रोसेस के थ्रू एक लंबा टाइम उस प्रोसेस को मिल सके, ठीक है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। देखिए ये इसमें तो खैर ये पूछा भी नहीं गया है, बट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। इस कंडीशन में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
with reference to uniform linear motion and uniform circular motion is are true। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन अ बॉडी मूव्स इन अ सेम डायरेक्शन। यूनिफॉर्म यानी सेम स्पीड से मूव कर रही है, लीनियर बॉडी यानी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। यानी उस केस में क्या हो रही है, स्पीड तो उसकी सेम है, ठीक है, बट जो उसकी वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है। अगर आपने एक सर्कल को देखा है, देखिए लीनियर में तो बॉडी इस तरह से मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है। बट जब इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो देखिए मूविंग डायरेक्शन ये है बट स्पीड सेम है, बट जैसे ही वो इस पॉइंट पे आएगी तो उसकी डायरेक्शन ये है मूव करने की, इस पॉइंट पे आएगी तो ये है उसकी डायरेक्शन मूव करने की, तो उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज इन वेलोसिटी बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स द सेम। अभी हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती, बल्कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज एन एक्सिलरेटेड मोशन बट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट एन एक्सिलरेटेड मोशन। देखिए बल्कि जो नो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है उसमें हम कभी एक्सेलरेशन को विटनेस नहीं करेंगे। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कौन सी कंडीशन में हो रही है, सर्कुलर मोशन के केस में हो रही है ना। स्पीड, चेंज इन स्पीड इज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या, जो सर्कुलर मोशन है वहाँ पे एक्सेलरेशन हम ऑब्जर्व करेंगे और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगी। पर जो लीनियर मोशन है वो एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इस वजह से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी की जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज आर फॉल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पे ले जाके नीचे की तरफ छोड़ा तो वो जो उस पर जो फोर्स लग रहा है मेनली वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अर्थ की तरफ मूव कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। क्या ऐसा होता है? अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू डिस्टेंस और चेंज इन वेलोसिटी, है ना। चेंज इन वेलोसिटी की जब हम बात कर रहे हैं या फिर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हम मास ऑफ बॉडी की तो बात कर ही नहीं रहे। अगर आप फॉर्मूला में भी देखेंगे तो हमें मास नहीं देखने को मिलता है उधर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्या हम मास को कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है इफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, जो इनिशियल वेलोसिटी u इज 0 and if an object is thrown vertically upward its final velocity v becomes 0। देखिए अगर आपने ऊपर से किसी चीज़ को नीचे की तरफ धक्का दिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 थी, बट अगर आपने किसी, मान लीजिए एक सिक्के को हवा में उछाला, तो जब वो अपनी बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट या फिर सबसे ऊंची वाली हाइट पे गया ना, वहाँ पे एक उसकी जो वेलोसिटी जाके 0 हो गई, तभी वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ वापस आया। अगर वो वेलोसिटी 0 नहीं होती तो उससे भी और ऊंची हाइट पे जाता, है ना। तो इसलिए जो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम देखेंगे हमें बताना है बट फॉल्स बताना है तो सेकंड है सिर्फ, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रही है। असर्शन है व्हेन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी सैटेलाइट्स हैं, जो ह्यूमंस लॉन्च करते हैं थ्रू लॉन्च व्हीकल थ्रू रॉकेट्स इन द स्पेस, ठीक है, उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोल रहे हैं। मूव अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, जितनी भी सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ के अराउंड मूव करती हैं सर्कुलर ऑर्बिट में,
ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, इनकी स्पीड बहुत कांस्टेंट है। इट्स वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सैटेलाइट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। देखिए ये सर्कुलर मोशन, इसमें हमें, आप अगर क्वेश्चन को देख के कई लोग डर जाते हैं कि भाई क्या इसमें कुछ नहीं पूछा गया, इसमें वही लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन आपसे पूछा गया है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज होती जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ कीप्स द सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट। जो सेकंड स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, अगर आपने एक धागे में, मान लीजिए एक एंड पे आपने पत्थर बांधा है और आप उसे अगर घुमाएंगे, तो आप एक तरह से ये समझिए कि जो सर्कुलर ऑर्बिट में उस पत्थर वो जो घूम रहा है वो स्ट्रिंग की वजह से घूम रहा है, और वो जो स्ट्रिंग है उसका जो फोर्स लग रहा है, जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसे आप ग्रेविटी समझ लीजिए। बट एक सेम फोर्स, उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, तभी वो जो सैटेलाइट है वो एक ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, तो जो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्बिट है वो एक कॉन्स्टेंटली ऑर्बिट में वहाँ पे घूम रही है और उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है या आर जो स्टेटमेंट है, रीज़न वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इज आर ट्रू। हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में कौन सी सही है कौन सी नहीं। ठीक है, देखिए ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज द फर्स्ट पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। देखिए अगर आपको यहाँ पे थोड़े टेक्निकल टर्म्स में भी पूछा गया, अगर आपको ये स्टेटमेंट पता है तो आता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन है ना, इसमें हम कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। हमें केमिकल कंपाउंड का नाम दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि क्या वो एक स्वीटनिंग एजेंट है, तो जो पर यहाँ पे जो ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड है वो फर्स्ट पॉपुलर स्वीटनिंग एजेंट के रूप में यहाँ पे डिस्कवर हुआ था और पॉपुलराइज भी हुआ था। तो जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज ऑल्सो कोल्ड एज सैकरिन। सैकरिन भी बोला जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो सैकरिन भी है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। फिर है ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड इज अबाउट 100 टाइम्स एज स्वीट एज केन शुगर। तो यहाँ पे जो ये हमें फिगर्स दिए गए हैं, तो ये 100 टाइम्स नहीं बल्कि इससे आप समझ लीजिए 200 to 400 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। अब देखिए ये थोड़ी आप बोल सकते हैं कि वैरायटी के ऊपर थोड़ा डिफरेंशिएशन यहाँ पे करके 200 से 400 से आप मान सकते हैं कि अगर कोई केन शुगर, आपको पता है केन शुगर की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, अगर उससे हम कंपेयर करें तो ये 100 टाइम्स नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा तक स्वीट यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो होगा ऑप्शन डी, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोप इज आर ट्रू। अब आपको सोप के टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए देखिए, जो ट्रांसपेरेंट सोप होते हैं, ट्रांसपेरेंट सोप्स आर मेड ऑफ डिजोल्विंग द सोप इन इथेनॉल एंड देन इवेपोरेटिंग द एक्सेस सॉल्वेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। जो ट्रांसपेरेंट जो सोप होते हैं उन्हें इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, उनमें इथेनॉल ऐड किया जाता है। ठीक है, और फिर जो बाकी का जो एक्सेस सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट कर दिया जाता है ताकि उनमें ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट सोप्स को बना सकें। सेकेंड है जो शेविंग सोप होते हैं, कंटेन फिलर्स लाइक सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स एंड सोडियम कार्बोनेट। देखिए इतने सारे जो केमिकल्स हैं, अगर आप फॉर्मिंग फेस वॉश या फिर कोई भी ऐसी क्रीम यूज़ करते हैं, अगर आपने बैक ऑफ द लेबल आप अगर उसको पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ लिखी मिल जाएंगी एज एन इंग्रेडिएंट। तो इस तरह के जो शेविंग सोप होते हैं उनमें ये सभी जो केमिकल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड जो स्टेटमेंट है, सोप चिप्स आर मेड बाय रनिंग अ थिन शीट ऑफ melted soap onto a cool cylinder। ठीक है, and scraping off the soap in small broken pieces। अब देखिए यहाँ पे बस एक टर्मिनोलॉजी का डिफरेंट है। इस तरह से सोप चिप्स नहीं बल्कि सोप फ्लेक्स को बनाया जाता है, फ्लेक्स।
अगर आप समझ रहे हैं कि इनको एक पहले हम मेल्टेड सोप का जो फॉर्म है उसको एक कूल सिलेंडर पे कर रहे हैं, फिर उसको स्क्रिप ऑफ कर रहे हैं, तो फ्लेक्स बनेंगे बहुत ही पतले छोटे छोटे, ठीक है। और जो हम सोप चिप्स बनाते हैं, जो एक बड़ा सोप है, इतना बड़ा सोप मान लीजिए, फिर इसी को हम अगर इस तरह से कट कर लें तो उसे हम बोल देते हैं सोप चिप्स। और इस तरह से अगर हम उसे एकदम थिन शीट में कन्वर्ट करके सिलेंडर के ऊपर कूल कर रहे हैं और फिर उसको यहाँ से स्क्रैप ऑफ कर रहे हैं, तो इस तरह से थिन थिन लेयर हमें देखने को मिलेंगी, उन्हें हम बोलते हैं सोप फ्लेक्स, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया साइंस एंड टेक के। पार्ट 2 में हम ट्राई करेंगे कि सारे इक्वेशंस को हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।